देखिए बच्चे, आज का नया चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम समझने से पहले स्टार्ट करेंगे कि रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो समझेंगे बाय एग्जाम्पल कंसिडर करके कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो N2 गैस का 1 मोल ले रहे हैं और H2 गैस का 3 मोल ले रहे हैं और यहाँ सिंगल एरो है और NH3 का 2 मोल बनेगा, है ना। ये मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ रखा है कि N2 का 1 मोल H2 का 3 मोल, मतलब ये हुआ कि इसी मोलर रेशियो से रिएक्शन प्रोसीड करता है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए करेगा। अब यहाँ पे सेम एग्जांपल ले रहे हैं, तो N2 गैस का 1 मोल ही लेंगे और H2 गैस का 3 मोल लेंगे और यहाँ पे दो डबल एरो है, लेकिन एक एरो आगे है एक एरो पीछे, इसका मतलब समझेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, अब देखें, एरो यहाँ पे आगे है मतलब रिएक्शन आगे जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ दो एरो है, एक आगे है, तो इसका मतलब आप तो समझ ही चुके हो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन है। और ये जो नीचे ये वाला जो एरो है ये पीछे की ओर आ रहा है, इसका मतलब हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन। और समझते हैं इरिवर्सिबल का मतलब, समझें। फॉरवर्ड डायरेक्शन का ये मतलब हुआ N2 का 1 मोल H2 का 3 मोल आपस में कंबाइन करके NH3 का 2 मोल देगा। इसका ये मतलब हुआ कंसंट्रेशन जो चेंज हो रहा होगा वो N2 और H2 का हो रहा होगा सिर्फ और सिर्फ, और NH3 का कंसंट्रेशन बन रहा होगा और N2H2 का कंसंट्रेशन घट रहा होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन का ये मतलब होता है, तो समझेंगे, नोट में लिखेंगे। इस डायरेक्शन का मतलब द कंसंट्रेशन, मज़ा आएगा पढ़ने में, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is going to be decreased, is going to be decreased. ओके, एक मिनट। द कंसंट्रेशन, ये ऊपर नहीं जा रहा, हाँ चला गया। द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट is going to be formed। ठीक है, अब यहाँ देखिए, एक मिनट, इस ये हाँ, तो N2 का कंसंट्रेशन घटेगा, H2 का कंसंट्रेशन घटेगा और NH3 का कंसंट्रेशन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ NH3 का कंसंट्रेशन कभी घटने वाला नहीं है, तो N2 का कंसंट्रेशन और H2 का कंसंट्रेशन कभी भी फॉर्म नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि NH3 कभी भी टूटकर N2 और H2 नहीं बना रहा होगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगा। ओके, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का ये मतलब हुआ, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब हो गया यूनी डायरेक्शनल, सिर्फ और सिर्फ N2 का कंसंट्रेशन और H2 का कंसंट्रेशन में चेंज होगा। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन किसका किसका चेंज होगा, रिएक्टेंट का। बहुत से हमने लिख भी दिया, ये रहा। ओके, और हमने जैसे लिखा वैसे समझाया भी, ठीक है। अब यहाँ देखें, नोट में यहाँ पे भी देखेंगे, नोट लिखेंगे, और ये वाला जो ऊपर में जो एरो है इसका यही मतलब हुआ ना कि N2 का 1 मोल और H2 का 3 मोल कंबाइन करके NH3 का 2 मोल दे रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बोले उसका ये मतलब हुआ द कंसंट्रेशन, है ना बाबू,
द कंसंट्रेशन, बढ़िया से समझिए, बढ़िया से लिखिए, सब बातें आएगा समझ में, मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गोइंग टू बी डिक्रीज and the concentration of product is going to be formed, है ना। मज़ा आ गया, ठीक है बाबू। ओके, नेक्स्ट आगे। अब देखें, ये जो इस एरो का मतलब क्या हो जाएगा, एक मिनट ऊपर कर लेते हैं। हाँ, इस एरो का मतलब हो जाएगा कि NH, एक मिनट, हाँ मार्कर चेंज कर लेता हूँ। NH3 का 2 मोल, इस एरो का मतलब समझा रहा हूँ। NH3 का 2 मोल से N2 का 1 मोल बनेगा और H2 का 3 मोल बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे आ रहा है रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। तो डबल एरो का मतलब क्या हुआ, दिमाग में छप जाना चाहिए। डबल एरो का मतलब हुआ रिएक्शन आगे भी जा रहा है और पीछे भी आ रहा है, फॉरवर्ड टेक प्लेस और बैकवर्ड टेक प्लेस। बैकवर्ड को रिवर्स बोल सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक है। तो जब आगे जाता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में चेंज होता है, जब पीछे आएगा, ये वाला एरो ऑब्जर्व करना, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ ग्रीन से। हाँ, तो पीछे का मतलब क्या हुआ कि किसका कंसंट्रेशन चेंज होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फॉर्म होगा। द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट is going to be decreased and the concentration of reactant is going to be formed, है ना। तो पीछे वाला ये रिवर्स एरो का मतलब हुआ या बैकवर्ड एरो का मतलब हुआ बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो घटेगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फॉर्म होगा। ओके, तो हमने आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन समझा दिया और रिवर्सिबल रिएक्शन समझा दिया। तो जो जो टॉपिक डन हो चुका है उसको टिक लगा देते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन आप लोग समझ चुके हैं और मैं समझा चुका हूँ। ओके, अच्छा, आप लोग से कुछ डिस्कस करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ाऊँगा, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड करना है, तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है लेक्चर। अब समझना कि आपने कहा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, किसमें, इरिवर्सिबल में। एक मिनट लिख देता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट को मुझे भगाना नहीं है, समझाना है, तभी तो न्यूमेरिकल्स बनेंगे और तभी केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है। मानते हैं कि केमिस्ट्री क्या बोलते हैं उसको, जो थ्योरी गिवन है वो बाय एक्सपेरिमेंटली गिवन है, फिर भी इसको समझाया जा सकता है, बढ़िया से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। अब देखें, जो एग्ज़ाम्पल है, मान लीजिए ये एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं ताकि अच्छे से इजी वे में समझा पाएँ, कंफर्टेबल रहेगा इस एग्ज़ाम्पल को कंसिडर करके समझाना। अब देखें, इरिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, आगे जाएगा फॉरवर्ड में और यहाँ आगे भी जा रहा और पीछे भी आ रहा है। तो जब आगे जा रहा है तो ए का कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है ना, ए का कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। अब आप ही लोग बताओ, जब ए का कंसंट्रेशन चेंज होगा तो किसी न किसी समय पे होगा, तो किसी न किसी समय पे ए का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है और बी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो किसी न किसी समय पे बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना। तो जितना समय पे
ए का कंसंट्रेशन घटेगा उतना ही समय पे बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। एक मिनट। अब देखें, मुझे यहाँ पे समझाना है रेट के बारे में। तो रेट का मतलब होता है स्पीड। तो ठीक है, ये जो टर्म आपने सुना इसके बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखें। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना, और ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखें यहाँ पे, जाहिर सी बात है ये सिंगल एरो है, इसका मतलब रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ आगे जाएगा। डबल एरो है तो आगे भी जाएगा और पीछे भी आएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड में, और यहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब देखें, ए का कंसंट्रेशन में चेंज होगा और बी के भी कंसंट्रेशन में चेंज होगा। तो ए के कंसंट्रेशन में चेंज किस तरीका से होगा? ए का कंसंट्रेशन घटेगा और बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। किस में? इरिवर्सिबल में। बी का कंसंट्रेशन कभी भी घटने वाला नहीं है। अगर बात का मतलब बी का कंसंट्रेशन घटता है तो ए का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन ये सिंगल एरो है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझना है इस चीज़ को, तभी तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ए का कंसंट्रेशन घटेगा और बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो दोनों के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, ए में और बी में। तो ए का कंसंट्रेशन घट रहा होगा तो किसी न किसी समय ए का कंसंट्रेशन घट रहा होगा तो वहाँ पे टाइम इंटरवल आ रहा है। बी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो यहाँ पे भी टाइम इंटरवल आ रहा है या टाइम टेकन आ रहा है। तो ए का कंसंट्रेशन घट रहा है किसी टाइम इंटरवल में, तो वहाँ डिफाइन होता है स्पीड। जाहिर सी बात है कि कितना तेज़ी से ए का कंसंट्रेशन घट रहा होगा और कितना तेज़ी से बी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा। तो एक टर्म डिफाइन होता है रेट, जो बताता है कि ए का कंसंट्रेशन कितना तेज़ी से घटेगा और बी का कंसंट्रेशन कितना तेज़ी से बढ़ेगा। तो रेट वो टर्म है जो रिएक्शन के स्पीड को बारे में बताता है। तो रेट इज इक्वल टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन। ये एक जनरल फार्मूला होता है किस चीज़ के लिए? जानने के लिए, रिएक्शन के स्पीड को जानने के लिए। अब देखें, मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल यही कंसीडर करते हैं, ए का गैस गिव्स एज टू बी का गैस। तो रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। तो ए का कंसंट्रेशन घटेगा ना, तो इसके लिए डिफाइन होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। मतलब यहाँ नोट में लिखना है, एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं और यहाँ पे इस तरीक़ा से बताते हैं। रेट हमारा यहाँ पे दो टाइप में डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस को लिख सकते हैं आर सफिक्स में डी, स्मॉल आर सफिक्स में डी। रेट ऑफ अपीयरेंस को लिख सकते हैं आर सफिक्स में ए, स्मॉल ए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिफाइन होगा रिएक्टेंट के लिए। मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब हुआ कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना तेज़ी से घट रहा है। रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब हुआ कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना तेज़ी से बढ़ रहा है प्रोडक्ट के लिए। तो ये किसके लिए? ये हमारा डिफाइन हो रहा है इरिवर्सिबल में। तो जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि जिधर का कंसंट्रेशन घटता है उधर रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिफाइन होता है, और जिधर का कंसंट्रेशन बढ़ता है उधर डिफाइन होता है रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रिवर्सिबल, देखो ये इरिवर्सिबल में हो गया, रिवर्सिबल में क्या हो जाएगा बाबू? ध्यान दो, है ना, छोटी चीज़ है लेकिन बहुत डिटेल में बता रहे हैं इस बात को। एक मिनट, ये स्लाइड ऊपर, हाँ। अब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमें पता है कि यहाँ दो एरो है, एक ये फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला और बैकवर्ड डायरेक्शन वाला।
तो फॉरवर्ड डायरेक्शन कहने का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और बैकवर्ड का मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब रिएक्शन प्रोसीड होगा, जब रिएक्शन प्रोसीड होगा आगे का, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब रिएक्शन आगे जा रहा होगा तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में घटेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस। और अगर यहाँ आ रहा होगा, पीछे आ रहा होगा रिएक्शन, रिवर्स में बैकवर्ड में रिएक्शन आ रहा होगा, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अब घटेगा, तो यहाँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिफाइन हो जाएगा, और जो रिएक्टेंट है इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ अपीयरेंस डिफाइन हो जाएगा। तो रिवर्सिबल में इस तरीक़ा से चीज़ें डिफाइन होता है, और इरिवर्सिबल में इस तरीक़ा से। ये तो बहुत ही अच्छे से बताया हूँ, इसको आपको ख्याल रखना है। अब देखें एग्जाम्पल लेते हैं, ए का गैस, यही एग्जाम्पल था ना ऊपर में, और बी का गैस, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल के लिए तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के लिए ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, जिधर का कंसंट्रेशन घटता है उसके लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिफाइन होता है, ये चीज़ ख्याल रखना है। तो रेट का मतलब क्या होता है, चेंज, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो कंसंट्रेशन का फाइनल माइनस कंसंट्रेशन का इनिशियल। कंसंट्रेशन किसका, ए का, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, तो घटेगा किसका कंसंट्रेशन घटेगा, यहाँ पे इस एरो का इंफॉर्मेशन क्या, ए का कंसंट्रेशन घटेगा, बाई T2 माइनस T1 रेट ऑफ अपीयरेंस इजकल टू बी का कंसंट्रेशन फाइनल, ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन बी का बाई T2 माइनस T1। अरे बाबू एक चीज़ बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशन ए का तो ज़्यादा होगा और समय के साथ ए का कंसंट्रेशन घटते जाएगा, है ना, और रेट ऑफ अपीयरेंस में आते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन बी का तो कम होगा, है ही नहीं, टी इक्वल टू 0 पे तो बी का कंसंट्रेशन डिफाइन ही नहीं होता क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हुआ, और बी का यहाँ फाइनल कंसंट्रेशन बढ़ेगा समय के साथ। तो जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस का जो भी वैल्यू यहाँ पे आए उसके साथ साइन क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो जो भी वैल्यू आए उसके साथ साइन नेगेटिव रहेगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन बी का कम रहेगा, फाइनल कंसंट्रेशन बी का ज़्यादा रहेगा, तो जो भी रेट का वैल्यू आएगा उसके साथ साइन क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे। अब देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस का साइन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, और रेट ऑफ अपीयरेंस का साइन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो नेगेटिव साइन का मतलब होता है बाबू कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगा वैसे वैसे रेट घटेगा, बट यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, ठीक है, हमने ये समझा दिया, आप लोग समझ गए कि कंसंट्रेशन घटा रेट घटा, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है क्या सेम रेशियो में ये प्रोसीड होगा, नहीं, कंसंट्रेशन जितना घटेगा उतना रेट नहीं घटेगा, जितना कंसंट्रेशन घटता है उससे कहीं ज़्यादा रेट घटता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस में, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा तो रेट हमारा बढ़ेगा, तो बस यहीं तक कॉन्सेप्ट नहीं है, आगे है इसका कॉन्सेप्ट कि सेम रेशियो में ऐसा होगा, तो आंसर है नहीं, कंसंट्रेशन बढ़ता है रेट कहीं और ज़्यादा बढ़ता है, तो सेम रेशियो में ये सेम रेशियो में फॉलो नहीं होता है, ठीक है। अब देखें ये है फिर से, एक मिनट, हाँ ये वो एग्जाम्पल है, ये रहा एक एग्जाम्पल, और समझेंगे यहाँ पे। अब हम समझाने जा रहे हैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम, तो ध्यान रखेंगे क्या क्या आपका हो गया, इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, रेट समझा दिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस समझा दिए, रेट ऑफ अपीयरेंस समझा दिए, ओके। अब देखें यहाँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिफाइन होगा, यस सर, यहाँ रेट ऑफ अपीयरेंस डिफाइन होगा, यस सर, क्या यहाँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिफाइन होगा, नहीं सर, क्यों, रिएक्शन पीछे नहीं आ रहा है सर,
क्या यहाँ रेट ऑफ अपीयरेंस डिफाइन होगा? नहीं सर। अब देखें, टी इज इक्वल टू 0 पे हम ए स्पेसिस है जिसका हम एक्स मोल दे दिए, और जो बी गैसियस स्पेसिस है उसका 0 मोल डिफाइन करवा दिए। तो टी इजकल टू 0 का मतलब पता होगा आपको कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो शुरुआती में इनिशियल टाइम पे किसका कंसंट्रेशन डिफाइन करवाए हैं? ए का कंसंट्रेशन डिफाइन करवाए हैं। तो जाहिर सी बात है जिसका कंसंट्रेशन डिफाइन करवाएंगे उसी का ना कंसंट्रेशन में चेंज होगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिफाइन होगा और यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस डिफाइन होगा। अब हमें पता है कि समय के साथ, बढ़ते समय के साथ रिएक्शन प्रोसीड होगा तो ए का कंसंट्रेशन घटेगा, रेट भी घटते जाएगा, सेम रेशियो में नहीं। तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होते जाएगा रेट बहुत ही स्लो होते जाएगा। बी में क्या होगा कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब कंसंट्रेशन ए का घटा तो रिएक्शन किधर गया? फॉरवर्ड में। अब बी का कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ते गया तो बी का रेट भी बढ़ते जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। रेट का मतलब क्या होगा? कंसंट्रेशन में चेंज। तो बी का जब कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो रिएक्शन किधर आएगा? पीछे आएगा। एक समय आता है जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, अब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बताते हैं, सिंपल है। आगे रिएक्शन जा रहा है तो कितना स्पीड से जा रहा है आगे, तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिख देते हैं आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। और आर बी का मतलब होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। सिंपल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो कितना स्पीड से रिएक्शन आगे जा रहा है। आर बी रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब रिएक्शन कितना स्पीड से पीछे आ रहा है। मतलब कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना तेजी से घट रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कह सकते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना तेजी से घट रहा है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, अब दोबारा नहीं बोलेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इजकल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फिर यहाँ पे अब बोलने का ज़रूरत है फिर से। ए का कंसंट्रेशन इनिशियल टाइम पे डिफाइन था, ये रहा यहाँ पे। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिफाइन होगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब कितना तेज़ी से कंसंट्रेशन घटेगा। कंसंट्रेशन घटेगा, रेट घटेगा। अब तो अब क्या होगा कि बी का कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ता है तो तो यहाँ जब कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो रेट ऑफ अपीयरेंस हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ा, बाद में क्या होगा? बी का भी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। बी के कंसंट्रेशन में चेंज आएगा मतलब इसका भी कंसंट्रेशन घटेगा और रिएक्शन पीछे आता है। तो यहाँ पे भी अब पीछे आ रहा है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिफाइन होगा। और पीछे आएगा तो यहाँ क्या डिफाइन, ए के लिए क्या मतलब लेफ्ट साइड में क्या डिफाइन हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस हो जाएगा। ठीक है। तो जब आगे जा रहा था तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और इधर के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस। अब जब रिएक्शन पीछे आ रहा है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और इधर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। फिर से बोल देते हैं, जब रिएक्शन आगे जा रहा है तो ए के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और बी के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस। जब रिएक्शन पीछे आ रहा है तो बी के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और ए के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब कितना तेजी से रिएक्शन आगे जा रहा है। रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब कितना तेजी से रिएक्शन पीछे आ रहा है। और एक समय आता है जितना तेजी से रिएक्शन आगे जाएगा उतना तेजी से रिएक्शन पीछे आएगा। शुरुआती दौर में ए का रेट ज़्यादा था, बाद में ए का रेट घटते गया, फिर बाद में बी का रेट बढ़ते गया। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रेट बढ़ता है। तो और फिर क्या होता है? एक ऐसा समय आता है जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाता है। मतलब जितना तेजी से रिएक्शन आगे जाएगा उतना ही तेजी से रिएक्शन पीछे आएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। तो जिस समय पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। इक्विलिब्रियम
अचीव हो चुका है, इक्विलिब्रियम अटेन। अब समझिएगा, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक हम एग्जांपल देते हैं, रुकिए रुकिए, यहाँ पे है ना, तो आपको इक्विलिब्रियम हम समझा रहे हैं। मान लीजिए बाबू ये 50 मोल था, इसको ऊपर करते हैं स्लाइड को, 1 मिनट, हाँ 50 मोल था, T इजिकल टू 0 पे 50 मोल था। मान लीजिए किसी समय पे इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे डिफाइन हुआ 35 मोल, और इसका हो गया बाबू 15 मोल, ठीक है 15 मोल। अब समझना, तो यहाँ पे रेट का मतलब क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन ना, तो मानिए कि 5 मोल का चेंज हो रहा है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, तो हमें पता है कि ए का 1 मोल है तो बी का 1 मोल फॉर्म होगा, मतलब 5 मोल का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से 1 का 1 तो 5 का 5 मोल फॉर्म होगा। अब यहाँ समझिए, यहाँ 5 मोल का, 1 मिनट मार्कर चेंज करना पड़ेगा। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इजकल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है ना, तो जितना तेज़ी से जितना चेंज हो रहा होगा ए में, उतना ही चेंज हो रहा होगा बी में। तो मान लीजिए यहाँ पे भी 5 मोल का चेंज हो रहा है, तो यहाँ 5 मोल का चेंज हो रहा है, तो यहाँ भी कितना मोल बन जाएगा, 5 मोल बन जाएगा प्लस में। अब यहाँ देखें, 1 मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, हाँ, तो ये 5 मोल और ये 5 मोल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 5 मोल और ये 5 मोल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना बच जाएगा बाबू, 35 मोल, और ये कितना बन जाएगा, कितना बच जाएगा, 15 मोल। तो अभी भी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर है। तो यहाँ पे भी तो 5 मोल, यहाँ लिख देते हैं, मेंशन करते हैं, 5 मोल का चेंज हुआ, तो यहाँ 5 मोल बना। अब यहाँ पे भी तो 5 मोल का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी तो 5 मोल बन रहा है ना, तो 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल। अब देख फिर से 35 मोल, फिर से 15 मोल इसका बी का, फिर से तो रेट ऑफ, अब क्या हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इजकल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जितना मोल का चेंज या जितना कंसंट्रेशन का चेंज ए में, उतना ही कंसंट्रेशन का चेंज बी में। तो 35 मोल का चेंज, सॉरी 35 मोल यहाँ है, 5 मोल का चेंज है ना, और यहाँ पे भी कितना हो रहा होगा, 5 मोल का चेंज। तो यहाँ जब 5 मोल का चेंज हुआ तो यहाँ 5 मोल बन रहा होगा, यहाँ जब 5 मोल का चेंज हुआ तो यहाँ 5 मोल बन रहा होगा, क्योंकि उसी मोलर रेशियो में रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, 1 और 1 है, 5 मोल कैंसिल। तो यहाँ कितना हो गया, 35 मोल, और यहाँ कितना हो गया, 15 मोल। अब समझेंगे, तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, हमारा कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। तो एट इक्विलिब्रियम, नोट में लिखना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इजकल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन का ही मतलब है इक्विलिब्रियम। जितना तेजी से रिएक्शन आगे जाता है, उतना ही तेजी से रिएक्शन पीछे आता है। तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ना बाबू, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट दोनों साइड का ना। तो जनरली बायां साइड को हम लोग क्या, लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं ना जनरली, अब प्रोडक्ट साइड वाले को, जनरली लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं और राइट साइड वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो ये मज़ा आ गया पढ़ा के। अब देखें, अब अगला चीज़ समझेंगे। तो ये आपको इक्विलिब्रियम का मतलब समझा दिए बाबू। अब समझना आप कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टडी क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखें, आपने थर्मोडायनेमिक पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक आपने पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक। अब समझिएगा, थर्मोडायनेमिक क्या बताया, थर्मोडायनेमिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना, कि कौन सा रिएक्शन होना पसंद कर रहा है और कौन सा रिएक्शन होना पसंद नहीं कर रहा। तो जो रिएक्शन होना पसंद करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो कौन सा कंडीशन पे रिएक्शन, कौन सा कंडीशन पे प्रोवाइड, कौन सा कंडीशन पे, 1 मिनट, हाँ, कौन सा कंडीशन पे डिफाइन होता है कि रिएक्शन हमारा फिजिबल है। तो डेल्टा जी लेस देन 0 पे
डेल्टा जी लेस देन जीरो पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा होता है कि रिएक्शन हमारा फिजिबल है, मतलब होना पसंद कर रहा है। और अगर रिएक्शन हमारा होना पसंद नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे एक टर्म डिफाइन होता है नॉन फिजिबल। तो कौन सा कंडीशन प्रोवाइड करता है कि रिएक्शन हमारा नॉन फिजिबल है? डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो। और अगर रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पे है तो हम कब समझेंगे कि रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पे? जब डेल्टा जी हमारा जीरो के बराबर हो। तो ये जी टर्म डिफाइन कहाँ से आता है? ये जो जी है बाबू, आपको आपने पढ़ा, जी हमारा क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। और डेल्टा का मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा का मतलब चेंज हो जाएगा, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, जो कि हमें पता है। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन अभी तो पढ़ा है नहीं, तो ये अभी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अब समझेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बताता है। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि रिएक्शन हमारा कितना हुआ, मतलब बोल सकते हैं उसको एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। जैसे थर्मोडायनेमिक आपको बता दिया ना कि कोई रिएक्शन होना पसंद कर रहा है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है कि अगर कोई रिएक्शन होना पसंद कर रहा है तो कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। 10% हुआ, 100% हुआ, 90% हुआ, कितना हुआ? तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, कितना परसेंट रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है। कैसे? ऐसे एग्जाम्पल देखें, ए का गैस और यहाँ इक्विलिब्रियम अटेंड है, तो डबल एरो का मतलब एक आगे जा रहा है एक पीछे आ रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा वो पार्टिकुलर रिएक्शन। मान लो बाबू कि इसका ना 10 मोल था, ठीक ना, टी इजिकल टू जीरो पे। मान लो किसी समय पे इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया, तो 10 मोल में से हमें पता है कि पूरा का पूरा तो कंज्यूम होगा नहीं, किसी भी साइड का हम कंसंट्रेशन डिफाइन कर दें, पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा कैसे? मान लो कि 5 मोल चेंज कर रहा है, 5 मोल चेंज कर रहा है, तो अब तुम ही बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो पढ़ लें, इसी में हालांकि बताना होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टर्म डिफाइन होता है, इसका फॉर्मूला होता है बाबू कि कितना मोल आपने लिया, इनिशियल मोल टेकन, और कितना मोल चेंज हुआ या कितना मोल डिसोसिएट हुआ। तो डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल, डिसोसिएटेड का मतलब, डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल का मतलब कितना मोल चेंज हो रहा है। तो देखो ना, कितना मोल चेंज हो रहा है? 5 मोल। कितना मोल आपने लिया था? 10 मोल। तो अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा? कितना मोल आपने लिया? 10। कितना मोल चेंज हो रहा है? 5। तो 1/2 क्या, 1/2 क्या आ गया? अल्फा। तो अल्फा इजकल टू क्या है? 0.5। तो अल्फा जो है ना वो 1 मोल के टर्म में बताता है, 1 मोल के टर्म में डिफाइन करता है। मतलब ये हुआ कि 10 मोल में 5 मोल का चेंज हो रहा, मतलब अगर आप 1 मोल ले रहे हो ना तो 0.5 मोल का चेंज होगा। ये बताता अल्फा, ये बताता है अल्फा। अब देखें तो परसेंटेज अल्फा कितना हो जाएगा? 50%। तो यही तो हो गया एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसका एक्सटेंट कितना है? 50%। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखें। हाँ, तो यहाँ पे ये भी बताना होता है बाबू कि इसका ग्राफ क्या बनेगा, वेट करें, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ ध्यान दें, ये है मेरा कंसंट्रेशन, और बड़ा बना लेते हैं, वेट 1 मिनट, हाँ, और बड़ा, अच्छा हाँ, मार्कर, ओके, मार्कर बोलो या पेन बोलो, ठीक है। अब देखो 50% ना, तो ए का कंसंट्रेशन यहाँ घटा और उसके बाद कांस्टेंट हो गया ना, ये कांस्टेंट देखो ना, ये रहा, क्योंकि बाई एक्सिस पे किसका ग्राफ है? कंसंट्रेशन का है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम का है, ठीक ना, एक्स एक्सिस पे टाइम का ग्राफ, बाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन का ग्राफ। तो हमें पता है कि जिसका कंसंट्रेशन प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादातर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोवाइड करते हैं, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा,
और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जैसे ग्राफ सेम रहेगा ना, जाहिर सी बात है यार, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इजकल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है, इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है, तो टी ई क्यू लिख देते हैं, इस समय पे इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया। ओके, यहाँ क्या बता रहा, अल्फा जो है, एक काम करते हैं, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इजकल टू 50%, अप्रोक्स लिख दो, ठीक है, इसका ये मतलब होता। अब दूसरा एग्जांपल, नीचे चलते हैं बाबू, ठीक है, एक काम करते हैं, डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं, नहीं मेरा मन करा एग्जांपल, क्योंकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। इसीलिए मान लीजिए कितना मोल ले लें, 10 मोल ले लेते हैं, 10 मोल ले लिए, और यहाँ 1 मोल का चेंज हो रहा है। 1 मिनट, हमने गलती किया, गलती नहीं किया, टी इजिकल टू 0 पे हमें ये मेंशन करना है, और टी ई क्यू मतलब किसी ना किसी समय पे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, और 10 मोल में से चेंज हो रहा है 1 मोल का, तो अल्फ़ा निकालेंगे, कितना मोल लिए थे 10, कितना मोल चेंज हुआ 1, तो 0.1, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया 10%। इसका ग्राफ क्या बनता है, इसका ग्राफ ये बनता है, ये रहा कंसंट्रेशन बाई एक्सिस पे, और ये रहा टाइम एक्स एक्सिस पे। तो 10% रिएक्शन हुआ ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल लिए, सॉरी 10 मोल लिए, तो 10 मोल में 1 मोल चेंज हो रहा है। तो अगर 1 मोल लेते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 मोल के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो 1 मोल लिए तो 0.1 मोल चेंज होगा, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। तो 10% कहने का मतलब ये ग्राफ थोड़ा सा घटा होगा, तो थोड़ा सा घटा होगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ा होगा, बस। और उसके बाद क्या हो गया, ये देखो ना, ये देखो ये कांस्टेंट हो गया, ये देखो ये कांस्टेंट हो गया, सॉरी घटा, ये यहाँ आया, यहाँ आया, और यहाँ टी ई क्यू, मतलब इस समय पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुका है, तो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटा होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा होगा। ये ग्राफ जो बना रहे हैं ना बाबू, तब का है जब हमने रिएक्टेंट वाले पार्ट का इनिशियल टाइम पे कंसंट्रेशन डिफाइन करवाया, ठीक ना। ओके, अब अगला एग्जाम्पल, तो ये 3 एग्जाम्पल जरूरी है पढ़ना। तो देखो ना, हमने बोला था ना, बातों बातों में समझो ना, हमने बोला था ना कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये देखो कर तो रहा है, ग्राफ देखो कर रहा है ना 10%, है ना, रिएक्शन 10% हुआ, कर रहा है ना 50% कर तो रहा है, ठीक है। अब देखो टी इजिकल टू 0 पे मान लो कि ए का 10 मोल है। अब ठीक है, कंसंट्रेशन बोल रहे हैं या मोल बोल रहे हैं अगर कंसंट्रेशन है तो हमें पता है कि कंसंट्रेशन इजकल नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मान लो यहाँ वॉल्यूम 1 लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल 10 मोल है, तो मोलारिटी कितना हो जाएगा, 10 मोलार हो जाएगा, तो टेंशन नहीं है ना। मोल मोल 10 मोल बाई वॉल्यूम, ओके, तो 10 मोलार, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, तो मोल के रिस्पेक्ट में बात इसलिए करते हैं ताकि आसानी से समझा सकें, तो कन्फ्यूज़न नहीं। ओके, टी क्यू, मान लो ना कि 10 मोल है, 9 मोल का चेंज हुआ, ठीक ना। तो हमें पता है कि ए का 1 मोल कंज्यूम होगा तो बी का 1 मोल बनेगा, तो बी का यहाँ पे 9 मोल का चेंज हो रहा, तो बी का 9 मोल बन जाएगा, और यहाँ पे 1 मोल बच जाएगा, और यहाँ 9 मोल बन गया टी इक्विलिब्रियम पे। तो अल्फ़ा अगर हम निकालेंगे तो कितना मोल लिए थे, 10 मोल लिए थे, कितना मोल गया 9 मोल गया, तो अल्फ़ा कितना हो गया बाबू 0.9 हो गया। परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया 90% हो गया। तो कहीं तो हम अबाउट बोले थे, ठीक है ग्राफ में बोले थे, ओके। अब देखो इसका ग्राफ ये बन जाएगा, यहाँ पे बना दें, यहाँ पे बनाते हैं, ओके। तो ये रहा कंसंट्रेशन, और ये रहा टाइम का ग्राफ, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ। अब 90% है ना, तो कहने का मतलब ये बहुत नीचे आ गया होगा। अब ये टच नहीं होगा, टच नहीं होगा, ये क्यों बताते हैं, थोड़ा सा सब्र करें, हमें तो पहले मैं बताने दो कि ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, ओके। तो अब जैसे जैसे घट रहा वैसे वैसे बढ़ाना भी तो होगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट शो करना है ना,
तो चलो यहाँ पे शो कर देते हैं, यहाँ पे ये ऐसे कांस्टेंट हो गया, ये यहाँ पे कांस्टेंट, और यहाँ इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका होगा किसी न किसी समय पे। तो ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा। फिर से बोल रहे हैं, ये ग्राफ किस कंडीशन पे, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिफाइन करवाएं उस कंडीशन पे, ठीक है। अब देखो ना, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या है बताते हैं, डिस्कस करते हैं तुम लोग से, थोड़ा सा रुको। ये रहा। अब जाहिर सी बात है, पहला बात, अब यहाँ कन्फ्यूज मत हो ना कि जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो जीरो क्यों। जाहिर सी बात है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टी इक्वल टू जीरो पे डिफाइन करवाएं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टी इक्वल टू जीरो पे डिफाइन नहीं करवाएं तो वो जीरो से ही स्टार्ट होगा ना, ठीक है। अब ये रहा, ये वाला एक काम फिर से मेंशन करना पड़ेगा, ये टच क्यों नहीं कर रहा। अरे बाबू, पहला बात, रिएक्टेंट जिधर का भी कंसंट्रेशन डिफाइन करवाएं पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं होने वाला। अगर पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम डिफाइन ही नहीं होगा। अब ये टच नहीं हो रहा, इसका मतलब समझना, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, इतना चेंज होने के लिए टाइम इनफाइनाइट ले रहा है, क्योंकि हमने कहा था ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस में कंसंट्रेशन घटता है तो रेट बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, इसीलिए टाइम ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि रेट स्लो हो गया, क्योंकि थोड़ा सा कंसंट्रेशन में चेंज होना है। तो ये काम आ गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस, समझे, ठीक है। ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।